जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे विश्व इतिहास के सीरीज का 33वां वीडियो है और आज का टॉपिक है चीन की क्रांति, जिसका समय काल 1911 एवं 1949 होता है। यानी कि चीन में दो बार क्रांतियां घटित होती है, जिसमें पहली क्रांति 1911 में होती है, जिसके फलस्वरूप राजशाही की समाप्ति हो जाती है, तथा दूसरी क्रांति 1949 में घटित होती है, जिसके फलस्वरूप सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित होता है। इससे पहले वाले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था ताइपिंग एवं बॉक्सर विद्रोह, जिसके फलस्वरूप अंत में हमने देखा था कि 1901 में बॉक्सर प्रोटोकॉल आता है, जिससे क्या होता है कि पूरी की पूरी चीन की जनता आंदोलित आक्रोशित हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि जो चीन की जनता है विदेशी सत्ता से मुक्त होना चाहती है। इस कारण से चीन में 1900 के बाद से बहुत सारे सुधार कार्यक्रमों की शुरुआत होती है और बहुत सारे इसके कारण प्रबुद्ध वर्गों का उदय होता है, जिसके फलस्वरूप हम लोग देखेंगे कि जो बॉक्सर प्रोटोकॉल 1901 में हुआ था, उसके 10वें वर्ष के उपरांत 10 वर्षों के बाद 1911 में चीन में पहली क्रांति होती है, जिसके फलस्वरूप मांचू राजवंश की समाप्ति हो जाती है। आइए थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं चीन की क्रांति जो 1911 एवं 1949 में घटित होती है। इसके पीछे कारणों को देखेंगे, इसके जो नेता थे उनको देखेंगे और चीन में क्या बदलाव आया इन क्रांतियों के फलस्वरूप, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। चीन की क्रांति, चाइनीज रेवोल्यूशन। इस क्रांति के बाद में साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गई थी। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि रसिया में एक ही वर्ष में दो बार क्रांति होती है, मार्च और अक्टूबर की क्रांति होती है, जिसके फलस्वरूप असली क्रांति की बात करें जो अक्टूबर की क्रांति होती है, उसमें सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित होता है तथा साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है। उसी प्रकार चाइना में भी साम्यवादी सरकार की स्थापना चीन के क्रांति के फलस्वरूप संपन्न होती है। उसके बाद देखेंगे एशिया की पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाई। जो चीन की क्रांति थी, एशिया की पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाई, क्योंकि जो रसिया थे यूरोप और एशिया दोनों में है। इस वजह से चीन केवल एशिया पार्ट में है, इसलिए कहा जाता है कि पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन थी? चीन की क्रांति के फलस्वरूप चीन में स्थापित हुई थी। इस क्रांति के तहत राजतंत्र समाप्त हो गया था। ठीक है, जो मांचू राजवंश था वो समाप्त हो चुका था। इसके बाद देखेंगे कि पहले चरण में यानी कि 1911 में जो क्रांति हुई थी उसमें राजतंत्र की समाप्ति हो गई थी और मांचू राजवंश की समाप्ति हो गई। दूसरे चरण में सर्वहारा वर्ग का अधिकार हो गया था, जो कि 1949 में हुआ था। इसकी तुलना अगर रसिया की क्रांति से करें तो मार्च में जो क्रांति घटित हुई थी वहाँ से जार का शासन खत्म हुआ था, और जो अक्टूबर में क्रांति घटित हुई थी लेनिन के नेतृत्व में, वो आगे चलकर सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित कर देता है रसिया में। तो उसी प्रकार चीन में भी हुआ था, लेकिन जो रसिया में क्रांति हुई थी वो एक ही वर्ष में हुई थी, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग वर्ष यानी 1911 और 1949 में होता है। इसके पीछे कारणों को देखें, चीन की क्रांति जो 1911 में घटित हुई थी उसके पीछे कारणों को देखें। धर्म प्रचार का अति होना। हमने देखा था कि पादरियों को खुला छूट मिल गया था धर्म प्रचार करने के लिए। चीन का जो धर्म था कॉन्फ्यूशियस तथा बौद्ध धर्म के लोग वहाँ रहते थे। इस वजह से क्या हुआ कि जो ईसाई धर्म के लोग थे और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, इसलिए क्या उनको लगा कि हमारी संस्कृति पर, हमारे धर्म पर चोट किया जा रहा है। इसलिए जहाँ चीन की जनता थी अंदर ही अंदर आक्रोशित हो रही थी, आंदोलित हो रही थी। इसके फलस्वरूप हम देखेंगे कि एक और भी युद्ध होता है, अफीम युद्ध, जिसके फलस्वरूप चीन को अर्ध उपनिवेश बना दिया गया। और उसके बाद बॉक्सर और ताइपिंग विद्रोह होता है। इसके फलस्वरूप चीन पर लगभग अधिकार कर ही लिया गया था और बहुत सारे अपमानजनक शर्तें ला दी गई थी इस विद्रोह के बाद से। विदेशी सत्ता का शोषण बढ़ते जा रहा था, इसलिए लोग आकर्षित होते जा रहे थे। विदेशी सत्ता में यूके, फ्रांस ये सब थे, उनका शोषण बढ़ते जा रहा था। मांचू वंश का शासन भ्रष्ट था, इसे हम लोगों ने देखा था। मांचू वंश के अंतर्गत बहुत सारे भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया था। इससे लोगों के अंदर बहुत सारा क्षोभ उत्पन्न हो रहा था। लेकिन क्या हुआ कि हमने देखा था कि मांचू वंश अपने देश में आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण करने के लिए विदेशों में लोगों को भेजा, यानी कि जापान भेजा। इससे क्या हुआ कि लोगों में एक नई चेतना पैदा हो रही थी, नवीन विचारों की सुगबुगाहट पैदा हो रही थी। उसके बाद देखेंगे सरकारी सेवा में भर्ती की पद्धति बदल दी गई। केवल पढ़े लिखे और तार्किक लोगों को ही सरकारी सेवा में भर्ती की जाएगी और परीक्षा पद्धति को भी बंद कर दिया गया था। उसके बाद जापान गए लोग अपने देश की तुलना करने लगे। जापान गए लोग यानी जापान में जो चीन से जापान गए थे यानी पढ़ने के लिए, वहाँ औद्योगिकरण टेक्नोलॉजी सीखने के लिए अपने देश से तुलना करने लगे कि ये देखिए कितने आज़ाद हैं, इनको कितनी आज़ादी है, इनको ऐसा व्यवस्था है यहाँ पर है, हमारे यहाँ क्यों नहीं। तो वो तुलनाएँ होने लगी। इस वजह से क्या हुआ कि जापान से की गई तुलना होने से लोगों के अंदर भी आंखें खुलती गई और उन्होंने सोचा कि जापान जैसी व्यवस्था हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। चीन की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत डाउन होती चली गई। महंगाई दर 30% प्रति वर्ष बढ़ने लगा था।
उसके बाद हो गया था और धीरे धीरे बढ़ भी रहा था। जनसंख्या बढ़ रही थी लेकिन अनाज का उत्पादन कम होते जा रहा था। प्रकृति का मार बहुत ज़्यादा था, बाढ़, अकाल, फिर भी जो मांचू राजवंश था वो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। उसके बाद चीन औद्योगिकरण की ओर ध्यान नहीं दे रहा था, जिससे क्या होता कि बहुत सारे लोग बेरोजगार होते। अगर औद्योगिकरण होता तो लोगों को रोजगार मिलते रहता। ये सब पीछे कारण रहा है चीन की जो 1911 की क्रांति हुई है। चीन की क्रांति में डॉक्टर sun yat-sen के योगदान को देखें तो इसके कार्यों के माध्यम से डॉक्टर sun yat-sen का चीन की जो पहली क्रांति 1911 होती है उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इनके कार्यों को देखें तो डॉक्टर sun yat-sen के कार्य, ये हानोई में अभ्यास करते थे, ये डॉक्टर थे, हानोई में अभ्यास करते थे, ये साम्यवादी विचार के थे। इसके बाद देखेंगे सन 1900 AD के आसपास इनके विचार चीन में लोकप्रिय होने लगे थे और इनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। इनके 3 सिद्धांतों की बात करें तो पहला सिद्धांत है इनका राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, यानी कि हमारा अपना शासन हो, जो मांचू वंश है वो विदेशी शासन है, हमारा शासन हो, ऐसा इनका पहला राष्ट्रवाद के अंतर्गत पहला सिद्धांत था। ये मांचू वंश को उखाड़ फेंकना चाहते थे। ये मान कर चलते थे कि भले ही मांचू वंश 300 वर्षों से शासन कर रहा है किंतु ये मूलतः विदेशी है, इसे सत्ता से हटाना है। दूसरा, साम्राज्यवादियों को हटाना है। साम्राज्यवादी मतलब क्या हो गया कि जो विदेशी सत्ताएँ हैं, यूके हो गया, फ्रांस, USA, जापान, इनको हटाना है और हटाकर इनको वहाँ पर चीन में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना करना है। उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन पर स्वयं पर नियंत्रण करना है, किसी को और नियंत्रित ना करे। तीसरा अपना है समाजवाद, सोशलिज्म। साम्यवाद के बीच यहाँ से ये दिखाई देते हैं। ये पूंजी का नियमन, रेगुलेशन करना चाहते हैं ताकि पूंजी का केंद्रीकरण ना हो, सेंट्रलाइजेशन नहीं हो, लोगों में पूंजी का वितरण होते रहे। भूस्वामियों को बराबर पर लाया जाए, ऐसा इनका कहना था कि भूस्वामी थे, जो भी थे लैंडलॉर्ड्स थे, उनको समान पर लाया जाए और भूमि का पुनः वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। अगर बात करें तो डॉक्टर sun yat-sen थे, इनकी पार्टी का नाम था कुओमिंतांग दल और राष्ट्रीय चीनी पार्टी जिसे कहते हैं। sun yat-sen की ये पार्टी थी और इसे शॉर्ट में इंग्लिश में चाइनीज़ नेशनल पार्टी CNP कहते हैं। इनके 4 सिद्धांत थे। पहला, रोटी, कपड़ा, मकान और परिवहन सबको मिलना चाहिए। लेकिन 12 मार्च 1925 का इनका निधन हो जाता है। तब चियांग काई शेक, आगे चल के पढ़ेंगे, ये चेयरमैन बनते हैं। चियांग काई शेक के बारे में 1925 के बाद जो भी चीन में होती है उसके संबंध में अध्ययन करेंगे। चीन की क्रांति जो 1911 में घटित हुई थी उसके तत्कालिक कारणों को देखें तो हम पाते हैं कि चीन की आधुनिकीकरण की बात कही जा रही थी, जिसके अंतर्गत रेल लाइन बिछाई जाने की बात हो रही थी। इसकी ठेकेदारी प्रांत के योद्धाओं, सामंत को दी जाए, यानी आप रेल लाइन डालने का अधिकार हमें दे दीजिए, ऐसा कहा मांचू वंश से वहाँ के जो सामंत थे, ठेकेदार थे। लेकिन मांचू वंश ने इसे मानने से इनकार कर दिया। चीन में रेल लाइन बिछाने का ठेका हम आपको देते हैं, यानी कि जो मांचू वंश था चीन में रेल लाइन की बिछाने का ठेका विदेशी फर्मों को दे दिया, न कि वहाँ के जो सामंत वर्ग थे, योद्धा वर्ग को नहीं देकर विदेशी फर्म को दे दिया। तब यह साबित हो गया कि मांचू वंश विदेशी फर्मों के हाथों में बिक गई है। इस कारण से क्या होगा, असंतोष बढ़ने लगा, जगह जगह विद्रोह होने लगी और जगह जगह पर जन आंदोलन होने लगे। इसके बाद देखते हैं कि केंद्र सरकार 22 अक्टूबर 1911 को केंद्रीय विधानसभा में संसद की बैठक बुलाई थी। सुधार प्रस्ताव लाए गए, इसे भी मान लिया गया। 1 नवंबर 1911 को यान साई काई वाज मेड प्राइम मिनिस्टर। ये जो 1911 में यान साई काई को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके बाद इन सारी घटनाओं को sun yat-sen देख रहे थे, किंतु sun yat-sen इस समय चाइना में ना होकर अमेरिका में थे। जब ये sun yat-sen अमेरिका से चीन पहुँचे तो उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया क्रांतिकारी वर्ग के द्वारा। इस समय चीन में 17 प्रांत थे, इसमें से 16 प्रांतों ने सेन को प्रेसिडेंट चुन लिया। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर तो बन गए थे, लेकिन जो 17 प्रांत थे चीन में से उनमें से 16 प्रांतों ने sun yat-sen को प्रेसिडेंट चुना 1 जनवरी 1912 को। जो असली क्रांति होती है, सही मायने में असली क्रांति 1912 को घटित होती है। डेट तो 1911 होता है, लेकिन जो सही मायने में जो क्रांति घटित होती है 1912 में होती है, यानी कि आसपास ही है, मतलब जनवरी के मंथ है। किंतु मांचू राजवंश इस समय तक मौजूद था। 12 फरवरी 1912 को समझौता हुआ एवं मांचू राजवंश की समाप्ति हो गई और
समाप्ति हो गई और इसकी जगह चीन गणराज्य बन गया। और यहीं से चीन की जो पहली क्रांति 1911 में हुई थी, जिसके फलस्वरूप मांचू राजवंश का अंत होता है, यानी कि राजशाही का अंत होकर चीन एक गणराज्य बन जाता है और चीन की पहली क्रांति जो 1911 की थी वो समाप्त हो जाती है। आइए थोड़ी सी जो चीन की दूसरी क्रांति 1949 में होती है, जिसके फलस्वरूप सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित होता है चीन में, उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। सन 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति घटित होती है। इसके फलस्वरूप चीन पर सर्वहारा वर्ग का सत्ता स्थापित हो जाता है। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि 1949 से पहले क्या क्या स्थितियाँ थी। 1949 से पहले प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो चुका था और चीन के नक्शे में बदलाव आ चुका था, किंतु स्थितियाँ बहुत जटिल हो चुकी थी। इस परिस्थितियों में 1949 की क्रांति को हम लोग देखें तो 1949 की क्रांति सत्ता पर साम्यवादियों का अधिकार हो गया, यानी कि साम्यवादी क्रांति घटित हो चुकी थी। चीन की 1949 की साम्यवादी क्रांति चाइनीज कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ 1949। इससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में नज़र दौड़ाते 1950 में सन्यात सेन की मृत्यु हो जाती है और क्योमिंतांग दल था सन्यात सेन का, पर चियांग काई शेक का नेतृत्व हो जाता है, जो कि साम्यवादी विचारों को नहीं थे। इस वजह से क्या हुआ, सेन के साथ इनका मतभेद होते रहता था। ठीक है, एक बार और घटना के ध्यान रखें, 1919 AD में पिकिंग में मार्क्सवाद और साम्यवाद के अध्ययन के लिए संस्था बनाएगी। यह संस्था टीचर और स्टूडेंट की संस्था थी, ताकि युवा वर्ग में मार्क्सवादी विचारों का फैलाव हो सके और इसके फलस्वरूप कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में आई थी। यहाँ पर जो ये दल बनाया गया था, ये संस्था बनाई गई थी, इसमें माओ त्से तुंग मौजूद थे। इसी के पैटर्न के आधार पर हम लोग देखेंगे कि अपने यहाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी मार्क्सिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म के गहरे अध्ययन के लिए 22 अप्रैल 1969 को JNU की स्थापना की गई थी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। सन 1921 AD में कम्युनिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन चाइना। 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी साम्यवादी दल का स्थापना होता है। इस दल का प्रचार प्रसार शुरू हुआ, जगह जगह शाखाएँ खुलने लगी थी। कैंटन, हनन, संघाई, इन शाखाओं का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। अलग अलग प्रांतीय शाखाओं को यूनाइट होने का अवसर दिया गया, क्योंकि 1925 तक आते आते जो अपने सन्यात सेन थे उनकी मृत्यु हो जाती है। सन 1943 AD में माओ जिदांग यानी माओ से तिंग, इसे माओ जिदांग बोलते हैं वो चाइनीज भाषा में, अगर माओ से तुंग हिंदी में बोलेंगे, साम्यवादी दल के केंद्रीय समिति के अध्यक्ष बन गए। उसके बाद देखेंगे कि अभी ये आगे चल के शीर्ष नेता बनते हैं और इनकी जो शाखाएँ थी साम्यवादी दल की, वो पूरे देश में फैलती चली गई। जब माओ से तुंग ने जब कमान संभाला तो साम्यवादी दल की जो शाखाएँ थी और तीव्र गति से फली और फूली और फैलते चली गई। साम्यवादी दल प्रांतों में सरकार बनाई और इस प्रांतों में कियांगसी प्रांत में इन्होंने साम्यवादी दलों ने सरकार बनाई, जिसे वर्तमान में जियांगसी कहते हैं। उसके बाद देखेंगे नानकिंग एक समझौता हुआ था, इससे पहले भी पढ़े थे। नानकिंग एक प्रांत भी है, नानजिंग आज वर्तमान में कहते हैं। यहाँ पर गुओमिंतांग दल का शासन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे चियांग काई शेक, जो कि साम्यवादी दलों के अगेंस्ट में हुआ करते थे, साम्यवादी दलों के विचार के अगेंस्ट में थे। इस वजह से क्या हुआ कि ये चीन से साम्यवादी दलों के उन्मूलन की बात कहने लगे और उखाड़ फेंकने की बात करने लगे। इस वजह से क्या हुआ कि साम्यवादी दल से जुड़े लाखों लोगों की हत्याएं कर दी गई इस दल के द्वारा, जिसका नाम है आपका गुओमिंतांग दल के द्वारा। इसके बाद देखें कि लोग जो भी वहाँ साम्यवादी दल के समर्थक के लोग थे, चाइना के लोग थे, वो दमन से बचने के लिए उत्तर की ओर, चाइना के उत्तर की ओर पलायन करने लगे और शांसी प्रांत पर पहुँचे। और उसके बाद ये पलायन की जो डेट थी 16 अक्टूबर 1934 से लेकर 20 अक्टूबर 1935 के बीच में ये पलायन होते रहा, जिसमें 10,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया गया। और इस सफ़र को चीन के इतिहास में महाप्रस्थान कहा जाता है, जिसे द लॉन्ग मार्च कहा गया। माओ से तुंग के राजनीतिक दर्शन की बात करें तो इनका कहना था कि चीन जैसे देशों में हमें किसानों का भी समर्थन लेना होगा, क्योंकि किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। माओ एक एकेडमिक किस्म के व्यक्ति थे। माओ के द्वारा मार्क्सवादी विचारों की व्याख्या अपने ढंग से किया गया, जिसे माओवादी कहा जाने लगा। माओ से तुंग के विचारों को, जो मार्क्सवादी विचार थे, उसको माओवादी कहा जाने लगा, क्योंकि जो कार्ल मार्क्स थे ये कहा करते थे कि जो क्रांति होगी औद्योगिक श्रमिकों के माध्यम से ही केवल होगी, लेकिन जो माओ से तुंग थे क्रांति में किसानों का सहारा लिया, इसलिए इसने
मार्क्सवाद को अपने ढंग से परिभाषित किया, जिसे माओवाद कहा जाने लगा। किसानों के माध्यम से जन क्रांति की बात कही माओ त्से तुंग ने। द्वितीय विश्व युद्ध में चीन मित्र राष्ट्रों के तरफ था। युद्ध के बाद मंचूरिया प्रांत, जो जापान और नानकिंग को लेकर चियांग काई शेक और साम्यवादी विचारों में टकराव पैदा हुआ, जिससे क्या हुआ, गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। किंतु यूएसए की अध्यक्षता के बाद से मामला सुलझ गया। उसके बाद देखेंगे 1949 ईस्वी में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में टिंटसिन और पिकिंग पर अधिकार कर लिया गया। उसके बाद कुछ दिनों बाद नानकिंग पर भी अधिकार कर लिया गया। उसके बाद संघाई कैंटन हैंको पर भी अधिकार कर लिया गया माओ त्से तुंग के बाद से। उसके बाद देखेंगे 10 अक्टूबर 1949 को माओ त्से तुंग ने 6000 समर्थकों के बीच पिकिंग में लोक गणराज्य की घोषणा की। उसके बाद साम्यवादी सरकार की यहाँ पर घोषणा कर दी गई। इसके बाद यूएसएसआर, जो जिसे हम लोग रसिया आज वर्तमान में कहते हैं, और अन्य देशों ने मान्यता प्रदान की। इस प्रकार से चीन की क्रांति संपन्न हुई 10 अक्टूबर 1949 को। तो माओ त्से तुंग को यूएसएसआर ने मान्यता प्रदान की। और हमने देखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा का पूरा विश्व दो धड़ों में बट गया था, एक यूएसएसआर का ग्रुप, एक अमेरिका का ग्रुप। कुओमिंतांग दल, जिसे चियांग काई शेक का जो दल था कुओमिंतांग दल, जिसे हमने पीछे पढ़ा था, ये भागकर फार्मोसा द्वीप पे पहुंच जाता है और वहीं पर चला जाता है और अपनी सरकार बनाई, जिसे हम लोग ताइवान की सरकार कहते हैं, जो ताइवान जो अभी मौजूद है। और यूएसए ने इसकी मान्यता दे दी थी। एक को यूएसआर ने दी, एक दूसरे को यूएसए ने दी। और यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद था, ताइवान सदस्य के रूप में शामिल हुआ चीन के सरकार के रूप में। तो ताइवान को मान्यता दी गई थी चीन के सरकार के रूप में, ना कि चीन को दी गई थी। यूएनओ का जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य हैं उनके रूप में। 10 अक्टूबर 1949 को साम्यवादी क्रांति घटित होती है और चीन में सर्वहारा वर्ग का स्थापना होता है। चीन में सर्वहारा वर्ग के शासन की स्थापना होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो चीन की क्रांति होती है उसका प्रभाव क्या होता है दुनिया पर, उस पर हम लोग नज़र दौड़ाते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ चाइनीज़ रिवॉल्यूशन की बात करें तो किसानों द्वारा साम्यवादी क्रांति की गई थी। चीन की क्रांति एशिया की पहली साम्यवादी क्रांति थी। इसके प्रभाव पर नज़र दौड़ाएं तो दुनिया को पहली बार भरोसा मिला कि साम्यवादी क्रांति और क्रांति के आधार गांव हो सकते हैं और गांव में रहने वाले किसान हो सकते हैं, क्योंकि माओ त्से तुंग चीन जैसे देश में किसानों को लेकर क्रांति की थी। औद्योगिक क्रांति के बगैर साम्यवादी क्रांति नहीं हो सकती, किंतु चीन ने कर दिखाया। ऐसा कहा जाता है कि जो साम्यवादी क्रांति है कि औद्योगिक मजदूरों के द्वारा होती है, ऐसा कार्ल मार्क्स का सिद्धांत रहा। किंतु एशिया में उस समय औद्योगिकरण नहीं हुआ था, फिर भी यहाँ पर साम्यवादी क्रांति घटित हो गई थी। इस तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के सामने माओवाद विकल्प के रूप में सामने आया और चीन के क्रांति का एशिया के दूसरे देशों पर प्रभाव पड़ने लगा। साम्यवादी विचारधारा को चीन के क्रांति से और अधिक बल मिल गया और चीन भी रसिया के रास्ते पे चल पड़ा अपने इकोनॉमिक विकास के लिए। और रसिया का जो विकास था साम्यवादी विचारधारा के कारण ही इकोनॉमिक उसका विकास हुआ था। इसी तरह चीन भी इकोनॉमिक विकास के लिए रसिया के विचारधारा पर चल पड़ा। पूंजीवादी विचारों के विरुद्ध साम्यवादी विचार का आना एक प्रबल विचार माना गया कि जो साम्यवादी विचारधारा है, पूंजीवादी विचारधारा के विरोध में एक प्रबल विचारधारा सामने दुनिया के सामने आया। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में मार्क्सवाद को डिफाइन किया गया। भारतीय मार्क्सवाद, अगर बात करें कि भारतीय मार्क्सवाद और चीनी मार्क्सवाद में क्या अंतर है, जो भारतीय मार्क्सवाद था वो शुष्क किस्म का था, ड्राई था, और ये अपने सारे के सारे सिद्धांत रसिया से सीधे सीधे उठा लिए। तो जो रसिया में साम्यवाद था, मार्क्सवाद था, वो भारत में भी दिखाई देता है। किंतु चीनी मार्क्सवाद को अपनी चीनी संस्कृति और परंपरा के माध्यम से जो भी तालमेल बिठा, चीनी संस्कृति और परंपरा में जो तालमेल बिठाया और वहाँ की समस्याओं को दूर किया, एक खूबसूरत आपको दिखाई देगा, एक खूबसूरत मेल दिखाई देगा। चीन की संस्कृति, परंपरा तथा वहाँ की समस्याओं को एक साथ मिलाकर उन्होंने मार्क्सवाद को डिफाइन किया। मार्क्सवाद का नया रूप मार्क्सवादी माओवाद सबके सामने आया, दुनिया के सामने आया। देश की संस्कृति, परंपरा और समस्याओं का मार्क्सवाद का तालमेल हमें दिखाई देगा। 1966 से 76 के बीच में माओ ने सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की थी। सन 1966 और 76 के बीच में माओ त्से तुंग ने
सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की। इसके बाद देखेंगे कि जो मार्क्सवाद होता है कल्चर का घोर विरोधी है, क्योंकि कार्ल मार्क्स हैज सेड रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ पीपुल। धर्म जो होता है वो एक अफीम के समान होता है। धर्म के आधार पर शोषण हो तो संस्कृति का भी घोर विरोधी होगा मार्क्सवाद, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने माओ से तुंग ने सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की और एशिया के बड़े भाग पर मार्क्सवाद यहाँ से आ जाता है। और एशिया के बड़े भाग पर मार्क्सवाद आ जाता है जहाँ पर रसिया और चाइना शामिल होता है। इसके अगेंस्ट में जो यूरोपीय राष्ट्र हुआ करते हैं तथा अमेरिका जो होता है इसके अगेंस्ट में नीतियाँ बनाने लगता है वो, क्योंकि वो पूंजीवादी राष्ट्र होते हैं और यहीं से कोल्ड वार की शुरुआत हो जाती है। और इसके बाद यूएसए का चीन के साथ कोई संबंध नहीं रहता है। इसके बाद देखें कि जो वियतनाम की जो मुक्ति हुई थी छापामार युद्ध से, आपने सुना ही होगा, बाकी बाद में पढ़ेंगे। इसके मुक्ति और पुनः एकीकरण 30 अप्रैल 1975 को हुआ था, माओवादी प्रणाली के माध्यम से ही हुआ था। चीन के क्रांति के प्रभाव को देखें तो एशिया महाद्वीप के दूसरे देशों को चीन की क्रांति से बहुत प्रेरणा मिली। एक नई माओवादी पद्धति दुनिया के सामने आई, जिसे अंतर्गत किसानों के द्वारा साम्यवादी आंदोलन किया गया था। तीसरी दुनिया के देशों के सामने माओवाद के रूप में एक नया विकल्प सामने आया, जैसे कि एक पूंजीवादी और एक साम्यवादी था, एक माओवाद भी तीसरा विकल्प सामने आया। चीन की क्रांति के कारण रूस की साम्यवादी शक्ति को और बल मिल गया। पूंजीवादी देशों के सामने साम्यवाद का एक विरोध के रूप में प्रस्तुत हो गया। चीन की क्रांति के बाद साम्यवाद एक नई शक्ति के रूप में विश्व के सामने आया था। चीन विश्व शक्ति बन पाया, उसमें साम्यवादी व्यवस्था का बहुत बड़ा हाथ रहा है। एक दलीय शासन चीन में स्थापित रही है, सिंगल डेमोक्रेटिक पार्टी रही है जो कि नागरिकों के अधिकार को स्थगित करती है। केंद्रीय समिति सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है, सेंट्रलाइज्ड होती है और जनता बोल नहीं सकती। सारे के सारे निर्णय, सब कुछ निर्णय सरकार लेती है, जबकि इसके अगेंस्ट में एक लोकतंत्र होता है जहाँ पर जन इच्छा और जन स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाता है। तो ये रही अपनी चीन की क्रांति जो 1911 और 1949 में घटित हुई और चीन का प्रभाव पूरे विश्व पर, चीन की क्रांति का जो प्रभाव विश्व पर उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। तो ये अपनी चीन की क्रांति यहीं समाप्त होती है। कल हम लोगों ने वर्तमान विश्व के संबंध में अध्ययन करेंगे, जिसमें देखेंगे कि यूएसएसआर का विघटन कैसे होता है। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। आज आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।